पब्लिक न्यूज रूम में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। वजीर आजम इमरान खान से डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान ने मुलाकात की है। अहम खबर है, इस मुलाकात में मीडिया अमूर से मुताल्लिक उमूर पर बातचीत हुई और डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान को मुआविन खुसूसी या फिर मुशीर बनाने की तजवीज़ पर भी तबादला ख्याल किया गया है। इस मुलाकात की तस्वीर आप पब्लिक न्यूज की स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। वजीर आजम इमरान खान से डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान ने मुलाकात की वजीर आजम हाउस में, और इस मुलाकात में हमारे ज़राए बताते हैं कि मीडिया अमूर से मुताल्लिक तमाम तर जो बातें थी वो हुई और डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान को मुआविन खुसूसी या फिर मुशीर भी बनाया जा सकता है। इस तजवीज़ पर इस मुलाकात में तबादला ख्याल हुआ। गुज़श्ता रोज़ भी हमने आपको एक अहम खबर से अपडेट किया था। एक हाई पावर्ड मीटिंग हुई थी वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत, और वज़ीर आज़म ने मीडिया हैंडलिंग के हवाले से कुछ बातें की थी उस मुलाकात के अंदर। आज ये अहम मुलाकात हुई और इस मुलाकात में ये तजवीज़ दी गई फिरदौस आशिक आवान को या तो मुशीर या फिर उनको कोई और ओहदा इस हवाले से दे दिया जाए, मुआविन खुसूसी बनाया जा सकता है। टिक्का खान सानी हमारे नुमाइंदे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। टिक्का, क्या बताते हैं आपके ज़राए, कौन सा ओहदा दिया जा सकता है डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान साहिबा को? जी बिल्कुल, एक तो नदीम अफजल चंद जो हैं उन्हें तर्जुमान मुकर्रर कर दिया गया है वज़ीर आज़म का, और दूसरा डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान जो है उनकी वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई है। मीडिया के हवाले से अमूर ज़ेर बहस आए और उन्हें भी मीडिया के हवाले से अहम ज़िम्मेदारी जो है वो दी जा रही है। वज़ीर आज़म ने बाकायदा आगाह कर दिया है कि आपको एक अहम हुकूमती ज़िम्मेदारी हम दे रहे हैं। बाकायदा तौर पे इस मुलाकात में नई मुलाक भी मौजूद थे। चूँकि गुज़श्ता रोज़ वाकई आपने सही कहा कि मीडिया हैंडलिंग के हवाले से वज़ीर आज़म नाराज़ थे, इसी वजह से इफ्तिखार दुरानी की जगह पे नदीम अफजल चंद को तर्जुमान मुकर्रर किया गया है और बड़ी तब्दीलियाँ जो हैं वो की जा रही हैं। इससे बढ़ के भी तब्दीलियाँ कुछ हो रही हैं, चूँकि वज़ीर आज़म नाखुश थे। गुज़श्ता रोज़ इजलास में वज़ीर आज़म ने बाकायदा गुस्से का इजहार किया और उसके बाद बाकायदा आज ही यानी उसके फौरी अगले रोज़ ही तब्दीलियाँ वाज़े तौर पे नज़र आ रही हैं कि तर्जुमान मुकर्रर किया गया है नदीम अफजल चंद को। उनका ताल्लुक जो है वो सियासी घराने से है, अच्छी खिदमात उन्होंने पार्टी के लिए भी, और दीगर अगर देखा जाए तो पीपल्स पार्टी के हलकों में, मुस्लिम लीग नून के हलकों में उनको कदर की निगाह से देखा जाता है। इसी वजह से एक कदावर सियासतदान जो है वो तर्जुमान वज़ीर आज़म का मुकर्रर किया गया। दूसरी तरफ डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान का भी अपना एक सियासी कदकाठ है, इसी वजह से उन्हें भी अहम जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। तो यूँ एक अदम एतमाद सा नज़र आया वज़ीर आज़म का गुज़श्ता रोज़ इजलास पे, और आज ही फैसले वाज़े तौर पे नज़र आए। और आज कुछ ही वक्त कबल जो है मीडिया हैंडलिंग के हवाले से, जैसा आपने भी बताया, गुज़श्ता रोज़ की जो हाई पावर्ड मीटिंग थी उसमें कुछ नाराज़गी का इजहार किया गया, अदम एतमाद की आपने बात की वज़ीर आज़म ने किया, तो इफ्तिखार दुरानी साहब थे पहले तर्जुमान वज़ीर आज़म साहब के, उनसे ओहदा वापस ले लिया गया है। जी बिल्कुल, अब चूँकि तर्जुमान होंगे नदीम अफजल चंद, उनका बाकायदा तौर पे नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। गुज़श्ता रोज़ मीडिया हैंडलिंग के हवाले से वज़ीर आज़म की नाराज़गी नज़र आई। इजलास से पहले भी खासे बरहम थे। गुज़श्ता चंद रोज़ से वज़ीर आज़म जो है वो मीडिया के हवाले से जिस तरह हैंडल किया जा रहा है उससे नाखुश थे, नाराज़ भी नज़र आए, और गुज़श्ता रोज़ एक बड़ा इजलास बुलाया जिसमें तमाम तर अफराद शरीक थे, जिसमें वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात सेक्रेटरी इत्तलात व नशरियात, इसके अलावा मुआविन खुसूसी इफ्तिखार दुरानी और दीगर लोग भी, पैमरा से भी लोग थे, मिनिस्ट्री से मुताल्लिक लोग थे। तो वज़ीर आज़म का गुस्सा नजर आ रहा था। वैसे ऑन लाइटर नोट, कल आपने ये खबर दी थी, आपने तमाम तर तफसील भी बताई थी, आपने बताया कि वज़ीर आज़म ने नाराज़गी का इजहार किया। ओवरऑल जो फुटेज थी बड़े खुशगवार मूड में लग रहे थे वैसे तो वज़ीर आज़म साहब उस मीटिंग में। आज यकीनन चूँकि तब्दीलियों का फैसला हो चुका था, आज तब्दीलियाँ वाज़े तौर पे नज़र आ गई। इससे पहले यूसुफ बेग मिर्ज़ा साहब को शामिल किया गया, वज़ीर आज़म की तरफ से अपनी टीम में मुआविन खुसूसी बनाया गया। उसके साथ ही आज ही नदीम अफजल चंद और डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान को भी शामिल कर लिया गया है। तो यूँ 3 बड़े नाम वज़ीर आज़म की टीम में मीडिया के हवाले से इंटर हुए हैं। यकीनन अब कुछ असरात भी नज़र आ रहे हैं कि वो ख़ासे पुरएतमाद आज ज़राए का कहना है कि वो हैं, चूँकि नई टीम साथ शामिल होगी और यकीनन तजर्बाकार सियासतदान है। अगर देखा जाए तो नदीम अफजल चंद, अगर देखा जाए तो फिरदौस आशिक आवान फेडरल मिनिस्टर रह चुकी हैं इंफॉर्मेशन की, और दूसरी तरफ यूसुफ बेग मिर्ज़ा साहब की भी अपनी सर्विसेज हैं, 3 दफ़ा PTV के MD रहे और मीडिया से मुतल्लिक काफ़ी अमूर वो जानते हैं। तो यूँ 3 नए नामों का इजाफा हुआ है आज। ठीक है, ये काम आज फैसला किया
गया। बहुत शुक्रिया अर्पिका खान सानी, आप इस सारी समय अपडेट कर रहे थे। आज मुलाकात हुई फिरदौस आशिक अवान साहिबा से वजीर आजम की, और ये फैसला किया गया, उन्हें बता भी दिया गया वजीर आजम की तरफ से कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा को एक अहम ओहदा दिया जा सकता है, मुआविन खुसूसी या फिर मुशीर बनाया जा सकता है। इसके अलावा नदीम अफजल चंद साहब को अब वजीर आजम का नया तर्जुमान मुकर्रर कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, कुछ बात कर लेते हैं कि शहबाज शरीफ के चेंबर में आज हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों का इकट्ठ हुआ। ऑपोजिशन चेंबर में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ ने आसिफ जरदारी का खुद इस्तकबाल किया और दोनों बड़ों की इस मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल जारी हुआ। अनवर रजा हमारे नुमाइंदे, उनसे मजीद बात कर लेते हैं। अनवर, आप वहां पर मौजूद थे, कवर किया इस सारे मुलाकात को आपने, बड़े खुशगवार माहौल में लग रही है ये मुलाकात हुई। ओवरऑल इसमें डिस्कस क्या हुआ, क्या खबर बाहर आई है? जी बिल्कुल, आज अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत एक आला सतह का इजलास हुआ है जिसमें तमाम अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं ने शिरकत की है। खुसूसन आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर जो अपोजिशन जमातें थी उनके पार्लिमानी लीडर्स ने इसमें शिरकत की है। इस इजलास का मकसद ये था कि हुकूमत को टफ टाइम दिया जाए, और टफ टाइम किस तरह दिया जाए इसके लिए एक हिकमत अमली वज़ा की जानी थी कि जो नैब के केसेस शहबाज शरीफ पर चल रहे हैं और जो नाम ECL से नहीं निकाले जा रहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के, इस हवाले से बातचीत की जा रही है। जबकि कौमी इशूज पर, जिसमें गैस की लोड शेडिंग है, महंगाई है, माशी सूरत बड़ी अबतर हो रही है, इस हवाले से पार्लियामेंट के अंदर एहतजाज का तरीकाकार वज़ा किया जाएगा। जबकि पार्लियामेंट के बाहर जो तहरीक चलाने के हवाले से एक पार्लिमानी कमेटी अपोजिशन की कायम कर दी गई है। ये पार्लिमानी कमेटी जो है वो तमाम पार्लिमानी जो लीडर्स हैं, जो अपोजिशन जमातें हैं, उनसे राब्ते करेगी, और राब्तों का मकसद ये है कि मुश्तरका तौर पर एक हिकमत अमली हुकूमत के खिलाफ बनाई जाए। और ये हिकमत अमली का मकसद ये होगा कि पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर जो एहतजाज है वो उसका तरीकाकार क्या होगा, और जो नैब की तरफ से केसेस हैं इन रहनुमाओं पर, उनको कैसे काउंटर किया जाएगा। इसी सिलसिले में ये जो थी आज इजलास था। और आज शहबाज शरीफ खासे पुरजोश और हमें खुश भी दिखाई दिया जब आसिफ अली जरदारी उनके रूम में आए और उन्होंने बाहर अपने कमरे से निकलकर उनका इस्तकबाल किया और बड़ी गर्मजोशी से मिले, और अंदर भी बड़ी खुशगपियां थी। और उनके बॉडी जस्टिस से यही साबित हो रहा था कि वो कोई हुकूमत के खिलाफ मुत्तहिद होना चाह रहे हैं। डे बाई डे के हवाले से भी जो इशूज हैं उनको भी एड्रेस किया जाएगा, जबकि परमानेंट जो कौमी इशूज हैं उन पर भी लाएअमल तय किया जाएगा। पार्लियामेंट के अंदर एहतजाज की जो पॉलिसी बनाने या फिर उसको कोई तरीकाकार वज़ा करने की बात हो रही है, अनवर रजा, क्या मजीद वॉकआउट्स एक्सपेक्ट करें फिर हम? जी अपना बाजवा, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आई, दोबारा सवाल रिपीट कीजिएगा। अनवर रजा, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। सलीम बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब आपके वक्त का। एक तो ये फरमाइएगा कि ऑपोजिशन ये जो इकट्ठे हो गए हैं आज, आसिफ जरदारी साहब से और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है, पहले तो ये भी बड़ी कमाल की बात है। क्या आपको लगता है टफ टाइम दे पाएंगे ये दोनों मिलके, और इस दफा कितनी सीरियसनेस आपको नजर आ रही है इस इत्तफाक में? तो यह कि ये जो इत्तेहाद हुआ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग और नून का, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नून और पीपल्स पार्टी का, इसका सारा क्रेडिट इमरान खान साहब को और उनकी टीम को देना चाहिए। कि इब्तिदा में अगर आपने देखा हो, चाहे वो बलूचिस्तान की हुकूमत तोड़ने की बात थी, चाहे वो सेनेट का इलेक्शन करने की बात थी, चाहे प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन था, चाहे चीफ स्पीकर का इलेक्शन था, ये दोनों पार्टियां जो है मुख्तलिफ सिमतों में सफर कर रही थी। कोई एक पॉइंट कॉमन नहीं था, लेकिन अपने रवैये से, इनके स्पोक्समैन की रेटरिक से, इनके चोर चोर डाकू के नारों से इन्होंने दोनों पार्टियों को इकट्ठा कर दिया। तो एक तो इसका सारा क्रेडिट PTI को, उसकी लीडरशिप को और उसके स्पोक्समैन को जाना चाहिए। मगर चूंकि हालात ऐसे तंग कर दिए गए हैं कि सिंध के ऊपर चढ़ाई की जा रही है, वहां की हुकूमत तोड़ने की, गवर्नर राज लगाने की, ये इल्जाम मैं नहीं लगा रहा हूँ, ये लगाती रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और हमने बयानात भी ऐसे देखे, चाहे वो फवाद चौधरी साहब के थे, चाहे किसी के भी थे, सिंध पर चढ़ाई होने लगी। जी आज फिर ऐसा एक उन्होंने बयान दिया, उस पर मैं आपका कमेंट लेता हूँ। हमें इफ्तिखार अहमद साहब ने भी सर इफ्तिखार साहब ने भी सर ज्वाइन किया, उन्हें शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं जरा उनसे भी। पहले इस वाले मामले पे कमेंट ले लें। सीनियर एंकर पर्सन तज्जियाकार इफ्तिखार साहब हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ये फरमाइएगा, ये जो इत्तफाक अब हो गया है, आप एग्री करते हैं सलीम बुखारी साहब से कि इसका क्रेडिट PTI गवर्नमेंट को जाता है? पहली बात। दूसरी बात, ये इत्तफाक अब कितना लॉन्ग लास्टिंग आपको लग रहा है कि होगा? जहाँ तक तो PTI के रवैये की बात है, साफ जा रहा है कि वो अपने मुखालफिन को इतना जिद कर रही है कि वो बहरहाल अपनी जो अना है उसकी खातिर इकट्ठे तो होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात है कि इत्तेहाद क्या है। ये या तो इत्तेहाद हो पाकिस्तान के अवाम के मसाइल को हल करने के लिए, और ये इत्तेहाद बताया कि पाकिस्तान के ये 10 मसाइल हैं जो PTI ने वादा किया था वो पूरे नहीं कर सकी, और हम अब इस फ्रेमवर्क में पूरे करेंगे। ऐसी कोई बात होनी नहीं। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मैं बहुत पहले भी कह चुका हूँ TV पे कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो किसी वक्त भी मूव किया जा सकता है अगेंस्ट इमरान खान।
क्योंकि इमरान के पास जो 7-8 जो ज्यादा मेंबर्स हैं, उनमें मैंगल साहब भी शामिल हैं, उनमें एमकेएम भी शामिल है, और मैंगल साहब भी कुछ नाराज से नजर आ रहे हैं। तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो लाना कोई मुश्किल बात नहीं। ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पहला स्टेप हो सकता है उनको डिस्टेबलाइज करना का और उनके प्रेशर बिल्ड करने का। लेकिन सवाल है कि उस जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद क्या मौजूदा जो सेटअप है कौमी असेंबली के अंदर वो इस काबिल है कि किसी और को मुंतखब कर ले, और जो मुंतखब हो वो निज़ाम को चला सके। ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट और अहम सवाल होगा। दूसरी बात वो ये जो मैंने पहले कही, ये तीनों ये जो आज की मुलाकात है, क्या इसमें ये तय हुआ है कि जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू आ रहा है इक़्तिसादियात का, उसमें उसको तय करने के लिए हम ये तजवीज़ करते हैं कि हम इतने साल के लिए तमाम अय्याशी की जो चीज़ें हैं और पुरतय्यश जिंदगी गुजारने की चीज़ें जो बाहर से मंगवाई जाती हैं, जिसपे बिलियन एंड ट्रिलियन ऑफ डॉलर हमें देने पड़ते हैं, हम बंद करने का वादा करते हैं कौम के साथ। सिर्फ वो चीज़ मंगवाएंगे जो लाइफ सेविंग होगी या जो इंडस्ट्री को जिसकी जरूरत होगी। ऐसा मुतालबा करें तो मैं इनके साथ सड़क पर खड़ा हो जाऊंगा। अगर ये मुतालबा करेंगे मेरी गुर्बत का एहसास उनको हो गया है और ये फलाने इलाके में गुर्बत को कम करने के लिए ये तरीका कार तजवीज़ कर रहे हैं, मैं इनके साथ खड़ा हो जाऊंगा। अगर ये कहें कि जो नेशनल फाइनेंस कमीशन जिसको अभी अनाउंस किया गया है, जो बैठेगा और उसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी होगी, वो इस किस्म की होगी, और ये कहें कि जनाब हम तो ये करने लगे हैं। ओवरऑल आप भी वही बात कर रहे हैं कि पॉलिसीज को इतनी अच्छी नजर नहीं फिलहाल आ रही है हुकूमत की। सलीम बुखारी साहब, आप जो फवाद चौधरी साहब की स्टेटमेंट की बात कर रहे थे, वो कह रहे हैं सिंध हुकूमत गुब्बारा है, पिन हमारे पास है। मतलब कैसे पिन इनके पास है? अददी बर्तरी अच्छी खासी है पीपल्स पार्टी की सिंध में। इस तरह की स्टेटमेंट देने का पहली बात तो मकसद क्या, और दूसरी बात ये किस तरह से पूरा हो सकता है? क्यों ऐसा बयान दिया उन्होंने आज? सलीम बुखारी साहब, वो हुकूमत उनकी आई है, उसके बाद से वो क्या फरमाते रहे हैं, क्या कहते रहे हैं, उसका तो अहाता करना शायद मुमकिन नहीं है। लेकिन सिंध के हवाले से जो उनका रेटरिक है वो शदीद काबिल एतराज है। मिसाल के तौर पे उनका जी जो 91 अरब रुपए हमने देना है, आपका जो हिस्सा बनता है सिंध का, वो हम क्यों दें जी आपको? वो तो जाके निकलेगा दुबई में, लंदन में या अमेरिका में। एक जिम्मेदार इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की तरफ से एक सूबे के बारे में इस तरह की जबान, इस तरह का लहजा, इस तरह की तलखी, ये किसी सूरत में हालात को बेहतर करने की तरफ इशारा नहीं है। इससे हालात मजीद बिगड़ रहे हैं। अगर आपने देखा हो कि यहाँ तक कह दिया फिर सईद गनी साहब ने कि जनाब हम यहाँ घुसने नहीं देंगे आपको, ये कोई अनहोनी बात नहीं की उन्होंने। अगर मेरे साथ इफ्तिखार बैठे हुए हैं, बहुत सीनियर आदमी है, उनको पता है कि पंजाब के अंदर ये सूरत हाल रही थी 90s में कि बेनजीर एज प्राइम मिनिस्टर आते थे, को रिसीव करने तक नहीं जाता था एयरपोर्ट पे। तो ये सूरत हाल उस तरफ को धकेली जा रही है, और फवाद चौधरी साहब को वाकयातन अपने रवैये पर, अपने अल्फाज पर, अपनी रेटरिक पर गौर करना होगा। और अगर वो नहीं करते हैं तो इमरान खान साहब को चाहिए कि वो अपने ये जो इस तरह की स्टेटमेंट्स फेडरेशन को वीक करने के मुतरादिफ है। बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब, आप हमारे साथ मौजूद, और इफ्तिखार अहमद साहब भी हमारे साथ थे, अपना माहिराना तज्जिया दे रहे थे सारी सूरत हाल पर। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आप वफाकी वज़ीर इत्तलात ही की बात हो रही है, वो सिंध मिशन पर कराची पहुंचे हुए हैं। वो ये कहते हैं कि वज़ीर आला सिंध खुद मुस्ताफ़ी ना हुए तो तब्दीली लानी पड़ेगी। बिलावल अभी बच्चा और बच्चे गैर सियासी होते हैं, और बिलावल के बाबा और फुप्पो ने सिंध का पैसा लूटा है, दोनों ने सिंध को यरगमाल बना रखा था। वो ये भी बोले कि ओमनी ग्रुप का चिराग रगड़ने से मुराद अली शाह साहब निकलते हैं। रिपोर्ट देखिए। पार्टी की हुकूमत है सिंध में, ये गैस के गुब्बारे की तरह है इस वक्त, और पिन हमारे पास है, जब चाहेंगे गुब्बारा फट जाएगा। जो समझ रहे हैं कि ये जो पीपल्स पार्टी का जो राज है ये कोई हमेशा रहना है, उनको चाहिए कि पंजाब से सबक सीखें। पंजाब में 30 साल बाद नवाज शरीफ का धड़न तख्ता हुआ, और ऐसा धड़न तख्ता हुआ है कि अब उनका कोई आदमी वहाँ पे मिल नहीं रहा। जरदारी साहब की बादशाहत ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पे जो ओमनी ग्रुप की बादशाहत चल रही थी, या सूबा जो ओमनी ग्रुप के पास हमने लीज पे दे दिया हुआ था, वो लीज अब हमने ख़त्म कर दी। और मैं हैरान हूँ कि अभी तक नैब ने इसके जो 3 अहम किरदार हैं इस सारे मामले के, यानी आसफ जरदारी, फरियाल तारपुर और मुराद अली शाह, उनको अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया? मैं समझता हूँ कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की अब तक की जो कारकर्दगी है इस मुकदमे में, वो काफ़ी सुस्त रवि का शिकार है। हमारे अपने MPs को तो जोड़े, पीपल्स पार्टी से अपने MPs संभालना मुश्किल हो जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात की गुफ्तगू आपने सुनी। ये रिपोर्ट आपने मुलायजा की, जो ताक कर निशाने पर रखा वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने। तो पीपल्स पार्टी के तमाम रहनुमा पार्टी क़यादत के साथ खड़े हैं। वज़ीर आला सिंध पर हवाई इल्ज़ामात हैं।
वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने यह गुफ्तगू की। वो कहते हैं कि इल्जामात लगने पर पीपल्स पार्टी भागती नहीं है, इल्जामात का सामना करती है। ECL में सिर्फ ऑपोजिशन अराकीन के नाम डाले जा रहे हैं। आपको बताते जाएं कि इसके अलावा खुर्शीद शाह साहब ने भी ये कहा कि हमें NRO नहीं चाहिए। ये रिपोर्ट देख लीजिए। ऐसे शख्स के मुतल्लिक ऐसी बात करना जिनके ऊपर अभी सिर्फ हवाई इल्ज़ामात हैं। हवाई में इसलिए कहता हूँ कि अभी तक किसी जगह चीफ मिनिस्टर साहब को बुलाकर उनका मौक़िफ़ पूछा नहीं गया है। सुप्रीम कोर्ट ने JIT के इशू पर बात करने से रोका हुआ है। चीफ मिनिस्टर अपना डिफेंस जो है वो मीडिया में नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन जब वो बोलेंगे तो मैं समझता हूँ कि जितने सवालात उनके ऊपर उठाए गए हैं वो एक एक चीज़ का जवाब देंगे। और ये पीपल्स पार्टी की रवायत रही है कि हम पर जब जब इल्ज़ामात लगे हम भागे नहीं हैं। हमने पार्टियाँ तब्दील नहीं की हैं, हमने हालात का सामना किया है और अदालतों में भी सामना किया है, सियासी मैदान में भी सामना किया है। पिछले 11 सालों में एक मरतबा नहीं कई मरतबा ये चीज़ आई कि पीपल्स पार्टी के MPs नाराज़ हैं, वो इधर जा रहे हैं, वो उधर जा रहे हैं। यहाँ जितने इंतखाबात हुए हैं इस हाउस के अंदर पीपल्स पार्टी को पूरे के पूरे वोट पड़े हैं। और अगर कहीं खुफिया बैलेटिंग हुई है तो वोट पीपल्स पार्टी के नहीं गए, दीगर जमातों के वोट इधर उधर हुए हैं। तो पीपल्स पार्टी के जितने मुंतखब नुमाइंदे हैं वो कमिटेड हैं, अपनी क़यादत के साथ खड़े हैं और ये कोशिशें हैं वो करके देख लें। मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये शोर इसलिए मचा रहे हैं कि अलीमा खान साहिबा के जो इशू से लोगों की तवज्जो हट जाए, लेकिन वो सब कुछ करते रहें, हम उनकी करप्शन को और चोरी को बेनकाब करते रहेंगे। ये रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। सईद गनी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन तज्जियाकार ओवैस तौहीद साहब। बहुत शुक्रिया ओवैस साहब आपके वक्त का। फवाद चौधरी साहब कराची में मौजूद हैं। आज वो ये कह रहे थे कि सिंध हुकूमत गुब्बारा है और पिन हमारे पास है, यानी हम प्रिक कर सकते हैं किसी भी वक्त इस गुब्बारे को। पहली बात तो ये क्योंकि उनको खुद पता होगा कि नंबर्स के हिसाब से देखा जाए तो वो किसी तौर इस गुब्बारे को प्रिक नहीं कर सकते। फिर इस तरह की स्टेटमेंट्स देने का मकसद आखिर समझ क्या आता है आपको, वो भी कराची जाके? है कि ये जो पीपल्स अवैस साहब आवाज आ रही है आपको? जी मुझे आवाज आ रही है। जी सर फरमाइएगा। मैं पूछ आपसे वही रहा था। अब फवाद चौधरी साहब की थोड़ी देर पहले की जो स्टेटमेंट है उस पर आपने सुनी होगी। वो कह रहे थे गुब्बारा है सिंध हुकूमत, हमारे पास पिन है, हम इसको फाड़ सकते हैं इस गुब्बारे को। नहीं, वो इस वक्त जाहिर बात है कि खुद नून लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए फवाद चौधरी साहब तहरीक इंसाफ की एक फुलझड़ी है। जहाँ पर वो जाते हैं उसके बाद जो है वो उसकी जो चिंगारियां हैं वो कई जगहों पर नजर आती हैं। और फवाद चौधरी साहब का जो इस वक्त है ये बेसिकली तो एक सियासी चाल है। जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का एक इत्तेहाद या दूसरी अपोजिशन जमातों के साथ एक हम आहंगी आज डेवलप हुई है, बहुत बड़ा एक ब्रेक थ्रू है इख्तिलाफ की तरफ से। तो ये जाहिर बात है इत्तलात पहले से तहरीक इंसाफ के कैंप में आ रही थी और उन्होंने ये जो दौरा है फवाद चौधरी साहब का वो भी इस तरह कोइंसाइड किया है कि जब वो कराची में जहां पर कमजोर विकेट पे नजर आते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी कि ओमनी ग्रुप और जरदारी ग्रुप और बहरिया टाउन जो ग्रुप है उसका जो एक नेक्सस है, जाली बैंक अकाउंट्स हैं, करप्शन के इल्जामात हैं, मुकदमात हैं, वहीं पर फवाद चौधरी साहब ने बार बार हिट किया है। तहरीक इंसाफ समझती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो कमजोर विकेट है वो है एहतसाब या करप्शन के जो मुकदमात हैं या इल्जामात उनके खिलाफ हैं, वहीं पर वो हिट करना चाहते हैं। तो फवाद चौधरी साहब वहीं उसी जगह का इंतखाब कर रहे हैं कराची का। और साथ साथ में मैं समझता हूँ कि वो मुराद अली शाह साहब पे प्रेशर डाल रहे हैं। फरियाद तालपुर साहिबा और जरदारी साहब के खिलाफ जो है वो कह रहे हैं कि नैब उनको गिरफ्तार क्यों नहीं करती, ताकि उससे एक प्रोवोक हो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एक बौखलाहट उसमें हो। तो ये तो एक मार्केट टेस्ट करने का है। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को गिरा सकती है इस वक्त तहरीक इंसाफ। लेकिन जो हमें इत्तलात है वो ये है कि नासिर शाह साहब अगर सुबह अगर जो फवाद चौधरी साहब के साथ मीडिया टॉक हुई थी, अगर किसी ने बगौर सुनी हो तो उसमें नासिर शाह साहब का जब सवाल आया तो उन्होंने कहा ये एक अहम उम्मीदवार है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर भी नासिर शाह को लेके ये बात बहुत ज्यादा चहमगोइयां हो रही थी। वो साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब के भी बहुत करीब हैं, फरियाद तालपुर साहब के भी बहुत करीब हैं
और बहुत सारे हलकों के लिए बहुत करीबी समझे जाते हैं, बाएतबार समझे जाते हैं। लेकिन हमारी इत्तलात के मुताबिक नाज़रीन को ये पहली दफा हम बताएंगे कैपिटल के तवज्जो से कि जो अभी मुलाकात हुई थी गुजरा से बिलावल भुट्टो साहब की, उसके अंदर नासिर शाह साहब की काफी सनसनिश की गई थी और इसी को लेके कि क्या ये जो मूव चली जा रही है इसमें किसका हाथ है। जो हाथ समझ रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हल्के, वो समझ रहे हैं कि मेहरों का, यानी कि मेहर जो घोटकी के हैं और जो मुस्तकबिल में माजी के अंदर काफी स्टैब्लिशमेंट का साथ रहे हैं वो, और फिर पीर पगारा साहब जो हैं उनका GDA के यानी कि जो लोग हैं उनके साथ वो समझते हैं कि कहीं ना कहीं नासिर शाह की कुर्बत रही है माजी के अंदर, और मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर भी ये चेयरमैन थे सक्खर के। तो वैसे ये तो तब होगा मुराद अली शाह साहब अगर उनसे ये कुर्सी छिनती है किसी भी वजह से, वो आपको नजर आ रहा है कहीं आगे नियर फ्यूचर ऐसा होता हुआ मटेरियलाइज हो नैब के केसेस इस हद तक के उन्हें शायद को गिरफ्तार किया जाए या फिर उनको इल्जाम लगाया जाए, उनको रिजाइन करना पड़े, कुछ ऐसा मामला आपको आगे होता नजर आ रहा है? देखिए, जो GIT के सारे इल्जामात का एक बुलंदा है, एक पूरा इतना लंबा तफसील है, उसके अंदर तो मुराद अली शाह साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, फिर वजीर आला हैं, और वो सारे कागजात उस GIT के इल्जामात के मुताबिक वो उन्हीं की मेज पे से गुजरे हैं, उन्हीं की उनके हाथ के दस्तखत वहाँ पे मौजूद हैं जो जाली बैंक अकाउंट्स का स्कैंडल है। तो मुराद अली शाह साहब को मरकजी किरदार तो उसमें किरदारा जा रहा है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के हमारे मोहतरम चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने जो रिमार्क दिए थे, इसमें उन्होंने कहा था कि ECL से नाम निकालें बिलावल भुट्टो साहब का और मुराद अली शाह साहब का, और फिर नैब को जो केस जो रेफर किया है उसमें कोई उन्होंने टाइम फ्रेम नहीं दिया। उन्होंने कहा है नैब कि जी आप इसको देखें 2 माह के अंदर, अगर ये रेफरेंस बनता है तो फिर इसको रेफरेंस में तब्दील करें, जैसे कि बरखिलाफ उसके कि जो माजी के अंदर हमने साबिक वज़ीर नवाज शरीफ साहब के खिलाफ और उनके मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ कैप्टन सफदर के खिलाफ जो थे रेफरेंस, तो बोला था कि ये रेफरेंसेस आप इनके खिलाफ तैयार करें। तो उससे लगता यह है कि मामला आगे तूल पकड़ सकता है, लेकिन जहां तक जाली बैंक अकाउंट है उससे काफी ज्यादा परेशानी है पीपल्स पार्टी के हल्कों में, और उस परेशानी के अंदर कहीं ना कहीं मुराद अली शाह साहब भी फीचर करते हैं। लेकिन ऐसा कहना कि तहरीक इंसाफ जो है वो हुकूमत गिरा देगी सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, या इन हाउस चेंज भी आएगी, वो मुझे नहीं लगता कि सियासी तौर पे अगर मुराद अली शाह साहब अगर 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 गिरफ्तार होते हैं आगे कहीं मुस्तकबिल में, या उन पे केस साबित होता है, इल्जाम साबित होते हैं, तो फिर ये कोई चांस होगा। लेकिन वो काफी मुझे बहुत तवील उसमें सफर लग रहा है वो भी अभी दूर की बात लग रही है, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव तो सूबे का चेंज हो सकता है, ओवरऑल सिंध से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट कहीं नहीं जा रही है। ओवैस तौहीद साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, दे रहे थे और यही कह रहे थे ओवैस तौहीद साहब कि ये तमाम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है उनका मकसद ये है कि पीपल्स पार्टी को उनके वीकेस्ट पॉइंट पर यानी एहतसाब पे हिट किया जाए, और उसी के मुताबिक फिर पीपल्स पार्टी भी जवाब दे रही है। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं पब्लिक न्यूज रूम में, उससे वापस आएंगे कुछ और खबरों के साथ। पब्लिक न्यूज रूम में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद। अब कुछ बात करेंगे कि कराची में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन जो जारी है, तो शहीद मिल्लत रोड, आलमगीर रोड, बहादुराबाद के इलाकों में फुटपाथ पर पड़ी तजावुजात के खिलाफ आज भी ऑपरेशन जारी रहा, और तमाम फलाही इदारों के फुटपाथ पर पड़ी आर्जी दफातर को भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं। आज ऑपरेशन सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर जो बहुत दिन से जारी है आज भी जारी रहा, और खासतौर पर आज जिन इलाकों में ऑपरेशन रहा वो उनमें शहीद मिल्लत रोड, आलमगीर रोड, बहादुराबाद के इलाके हैं। यहाँ पर फलाही इदारों को नोटिस जारी किए गए हैं। इस सारे मामले पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे फरीद फारूकी हमारे साथ मौजूद हैं। फरीद, बताइएगा आज ऑपरेशन किन किन इलाकों में जारी रहा, आज कितनी तजावुजात गिराई गई हैं, और नोटिस जो जारी किए गए फलाही इदारों को, उस हवाले भी अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, शहर कायद में जो तजावुजात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर शुरू किया गया था वो दिन और रात जारी है, और महकमा इंसदाद तजावुजात के तहत आज भी शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में तजावुजात के ख़ात्मे के लिए कार्रवाइयाँ की गई हैं। ख़ास तौर पे जो बहादुराबाद का इलाका है ये डिस्ट्रिक्ट ईस्ट कहलाता है, यहाँ शहीद मिल्लत रोड और आलमगीर रोड के ऊपर जो फुटपाथ पे बनी तजावुजात थी उनका ख़ात्मा किया गया। इसके अलावा जो फुटपाथ पे मुख्तलिफ़ जो सामान था वो ज़ब्त भी किया गया। इसके अलावा जो ठेले पथारे जो यहाँ नाजायज़ तौर पे लगाए गए थे उनको भी उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हुए उन्हें ज़ब्त कर लिया गया। इसके अलावा जो महकमा इंसदाद
मुतअद्दिद तजावुज़ात के तहत नोटिस सर्व किए गए हैं। ख़ास तौर पे कराची के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जो NGOs हैं, फलाही इदारे हैं, जिन्होंने फुटपाथ पे, पार्कों पे और दीगर जो सरकारी ज़मीन है उनके ऊपर अपने मराकज़ कायम किए हुए हैं, उन्होंने उस नोटिस जारी किया गया है और इस नोटिस में कहा गया है कि चंद रोज़ में ये तमाम के तमाम अस खुद हटा लिए जाएँ। नहीं तो ठीक है, नोटिस उन्हें जारी किए गए, नहीं तो फिर ये खुद गिरा देगी एंटी इंक्रोचमेंट की टीम्स। फरीद, आप साथ रहिएगा, हमें आसिफ हसनैन साहब ने ज्वाइन किया है, रहनुमा PSP के। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ये फरमाइएगा कि अब जिस तरह से ऑपरेशन जारी है कराची भर में तजावुज़ात के खिलाफ, क्या आप नहीं समझते कि ये तमाम वो तजावुज़ात जो इतने अरसे से बनी रही और फिर अब यहाँ पर ऑपरेशन हो रहा है, कंट्रोवर्शियल भी कुछ ना कुछ हो गया, लेकिन जिन इदारों का ये काम था कि इन फर्स्ट प्लेस ये ना बनती, उनके खिलाफ भी तो कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। देखें, ये बहुत बड़ा सवाल है और उसकी वजह ये है कि ये 2-4 साल में नहीं हुआ है, बल्कि ये सालों में हुआ है। और इन तमाम सालों में इस जगह पर कराची में जो हुकूमत कर रहे थे, जो जिनके पास इख्तियारात थे, वो सारे लोग इसमें मुलव्विस रहे हैं। और इसमें ये पूरा नेक्सस है जिसमें इदारों से लेकर इंतजामिया, वो KD हो, KMC हो और इलाकाई जो है वो थाने हो, पुलिस हो, ये सारे लोग जो है वो सब इसका नेक्सस बना होता है, ट्राइका होता है। और ये मिल के किसी जगह जो है वो कच्ची आबादी बनाई जाती है, जगहें घेरी जाती हैं और सबको इसके पैसे जाते हैं। ऐसी सूरत हाल में अब तक तो देखने में नहीं आया कि किसी एक के खिलाफ, या बदकिस्मती क्या है कि जो ये सब कुछ कर चुका है, पैसे कमा चुका है, वही जाकर आज ये तोड़ फोड़ कर रहा है। और उस तोड़ फोड़ में वही सारे लोग मुलव्विस हैं जो माजी में इस सारी चीजों में बनाने, तो उनको तो सूट करता ही है कि वो आज तोड़ फोड़ करें और कल जब थोड़ा सा मामला जो है वो नर्म हो जाएंगे तो वो फिर दोबारा से कहीं ना कहीं इंक्रोचमेंट में जो है अपना किरदार अदा कर रहे होंगे। तो जब तक आप उन लोगों को जो है वो नहीं करेंगे, इस पे देखें सिर्फ कानून साजी की भी जरूरत है और इस पे जो है इसको इम्प्लीमेंट कराने की भी जरूरत है। कानून साजी ये हो कि जिस इलाके में भी एक भी इंक्रोचमेंट बनाई जा रही हो, उस इलाके का सिर्फ इदारा नहीं, इस इलाके की इंतजामिया भी जिम्मेदार हो कि उसके होते हुए किस तरह बन रहा है। तो ये वाकई बड़ी अजीब सूरत हाल है। और फिर सबसे बड़ी चीज ये कि कोई चीज भी आप जब शुरू करते हैं तो ऊपर से शुरू करते हैं, बड़े लोगों से शुरू करते हैं। आपने तो ये सारा अमल शुरू तो कर दिया, मगर आम बस्तियों, गरीब लोगों से जो बेचारे बड़े मुश्किल से रियासत की जिम्मेदारी होती है कि वो लोगों को मकानात की दुनिया भर में जो है वो लोगों को कर्जे फराहम होते हैं छोटे छोटे, और उनको मकानात जो है वो बनाए जाते हैं, दिए जाते हैं। यहाँ तो कोई ऐसा सिलसिला नहीं है। अब जो गरीब आदमी अपनी बड़े मुश्किल उसको कहीं से सस्ती जगह नजर आती है, उसको नहीं पता होता भाई कि ये चाइना कटिंग ये क्या है। चाइना कटिंग वाला तो या फिर जो कच्ची आबादी बनाने वाला, या बिल्कुल वो अपने लॉजिकल एंड तक ये सूरत हाल पहुंचेगी नहीं जब तक उनके खिलाफ कार्रवाई ना की जाए जो इसमें मुलविस रहे। एक बड़ी ब्रीफली सिर्फ आसिफ हसनैन साहब ये फरमा दीजिएगा एक छोटी सी बात कि बहुत सारी जगह ऐसी गिराई गई जहां पर लोगों के पास लीज पेपर्स थे, मतलब KMC फिर किस तरह से लीज देती रही उन जगहों पर जो वैसे ही गैर कानूनी थी, वहां पर खुद ही चीजें इमारतें तामीर की गई और वहां पे किराए पे दे दी गई। मैं जो बात कहने जा रहा हूँ, मेरे ख्याल से शायद आपने या आपके चैनल पे किसी ने डिस्कस नहीं की होगी। हो ये रहा है कि इस वक्त जो ऊपर लोग बैठे हैं जो इसको हेड कर रहे हैं, मैं उनके नाम नहीं लेता, वो कराची चला रहे हैं जो भी हैं, उनके खिलाफ वैसे ही जो है FIA और दीगर के बड़े केसेस हैं। वो इस वक्त अपने सारे केसेस को धोना चाह रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट की निगाह में अच्छे बने, और कल सुप्रीम कोर्ट में जो उनके जाती केसेस हैं, वो FIA के हों, NAB के हों, असाजात बनाने के हों, ये सारे लोग बड़े बड़े इसमें ब्यूरोक्रेट भी हैं और इस शहर को चलाने वाले लोग हैं। इदारों को खुश करने की कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपका मौक़िफ़ सामने आ गया। आसिफ हसनैन साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे फरीद फारूकी मौजूद हैं। ओवरऑल जो ऑपरेशन की आज की कार्रवाई थी उस बारे हम उनसे अपडेट ले रहे थे। फरीद बताइएगा, मज़ाहमत का आज किसी तौर कोई सामना करना पड़ा टीम्स को जो ऑपरेशन किया गया मुख्तलिफ इलाकों में? जी बिल्कुल, यहाँ जो मुख्तलिफ जगहों पे शहर में कार्रवाई की गई थी, कोई बहुत बड़ी मज़ाहमत तो खैर सामने नहीं आई है।
लेकिन गुज़िश्ता दिनों जो गार्डन पे जो कार्रवाई की गई थी, ख़ासतौर पे इसमें जो 400 दुकानों को मिसमार किया गया था, इस हवाले से यहाँ दुकानदार जो मुतासरीन हैं उनकी जानिब से एक एहतिजाजी कैंप लगाया गया था और वो आज तक एहतिजाजी कैंप कायम है। ख़ास तौर पे जो केएमसी की जानिब से कहा जाता है कि ये किराए पे दुकानदार थे, जबकि दुकानदार कहते हैं कि जी तकरीबन कोई 1958 से वो किराया बाकायदगी से अदा कर रहे थे। इस हवाले से ये इनका एहतिजाज आज भी जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कि आप हमें अपडेट कर रहे थे। आज जो एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन जारी था। अब कुछ कराची की बात करते हैं। वहाँ पर निजी सिक्योरिटी कंपनीज की सूरत हाल ये है कि सिर्फ 2 गोलियां चलाएं और सिक्योरिटी कंपनी में भर्ती हो जाएं। कराची में क्या कहा जाए कि धोबी, नाई, कारपेंटर, किसान सारे सिक्योरिटी गार्ड बन गए हैं। एडिशनल IG के अहकामात पर जारी मुहिम थी, उसमें ये तहलका खेज इंकशाफात सामने आए हैं। बिलाल खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, क्या क्राइटेरिया है इन प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज का सिक्योरिटी गार्ड हायर करने का? रिपोर्ट में क्या इंकशाफ है? जी बिल्कुल, देखें क्राइटेरिया के हवाले से जो है एक SOP जारी की गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि तमाम जो कंपनी है सिक्योरिटी गार्ड्स की, उनके हवाले से जो है असला और दीगर जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनकी ट्रेनिंग जो है वो लाजिम है। लेकिन आज जो है SP गुलशन ताहिर नूरानी की जानिब से गुलशन इकबाल में जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनका जो है विजिट भी किया गया। वहाँ पर ये देखने में आया कि जो वहाँ पर असला मौजूद है सिक्योरिटी गार्ड्स के पास, वो बिल्कुल भी जो है सही नहीं था, क्योंकि वहाँ पर जंग आलूद असला जो है सिक्योरिटी गार्ड्स को जो है फराहम किया गया था। और ऐसा भी देखने में आया कि जो सिक्योरिटी गार्ड्स वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने जो असले की ट्रेनिंग भी नहीं ली भी। 2-3 फायर करने के बाद उन्हें सिक्योरिटी गार्ड जो है अपॉइंट किया गया और उसके बाद वो तमाम जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो दीगर जगहों पे जैसे कि मनी चेंजर्स हो गए और उसके अलावा बैंक्स में जो है तैनात हैं। तो इस हवाले से जो है ऐसे बहुत ही वैसे अफसोसनाक सी सूरत हाल है और अजीबोगरीब मामला है। बिलाल खान हमें अपडेट कर रहे थे कि सिर्फ 2 फायर करवाए जाते हैं, उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर भर्ती कर लिया जाता है प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज की तरफ से। अली रजा जो हमारे MQM के जो रहनुमा थे, जो पिछले दिनों जिनकी वफात हुई, उनके गार्ड का भी इसी तरह का कुछ इंकशाफ सामने आया था। अब जो एडिशनल IG ने रिपोर्ट बनाई है उसमें भी यूं का ही मामला सामने। एक मरतबा फिर हम रावलपिंडी की उस अफसोसनाक खबर की बात कर लेते हैं, जहाँ शादी वाले घर में आग लगी और दुल्हन समेत 5 लड़कियां जाँ बहक हो गई। दुल्हन के चाचा ने अब ये कहा है कि गैस शायद रात की आखिरी पहर आती है और मुमकिन तौर पर कमरे में गैस भर गई हो, लेकिन क्राइम सीन यूनिट जो था और खासतौर पर रेस्क्यू 112 की टीम जो थी वो 5 घंटे की ताखीर से वकुआ पर पहुंची। और जल्दी पहुंचने की शोहरत रखने वाली ये रेस्क्यू टीम है, लेकिन ये ताखीर से आई और आग बुझाने वाली गाड़ियों में पानी भी जल्द खत्म हो गया, जिसके बायस इमदादी कार्रवाइयों में ताखीर हुई और फिर बदकिस्मत दुल्हन और 2 रोज बाद उसकी डोली उठना थी और ये खुशियों वाला घर मातम कदा बन गया। हमारे नुमाइंदे नासिर हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। नासिर, अब ये जो इल्जाम लगाया गया अहले खाना की तरफ से कि 5 घंटे ताखीर से रेस्क्यू यहां पर पहुंची, अब काफी देर पहले हमने इस सारे मामले पर बात की थी, अब तक कोई रिस्पॉन्स उनका, कोई इस पर रद्द-ए-अमल सामने आया रेस्क्यू का? जी बिल्कुल, रेस्क्यू 1122 के तर्जुमान फ़ारूक भट्ट से हमारा रब्ता हुआ है और बड़ी तफसीली बात हुई है और उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया है। उनका ये कहना है कि जो ताख़ीर की वजह है वो लेट आना नहीं, हम 6 मिनट के टाइम पे ही 6 मिनट बाद ही यहाँ मौके पे पहुँच गए थे, लेकिन हमारे जो अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया गया अहले खाना और अहले इलाका की जानिब से, और जिसकी वजह से ताख़ीर हुई और हम उस मामले को ही हमारा जो एहलकार है वो काफ़ी ज़ख्मी भी हुआ और इस मामले को हम सेटल डाउन करने में हमें देर लगी। और उनका ये कहना है कि 10 से 15 मिनट भी अगर देर हो तो बहुत बड़ा नुकसान बन जाता है, बड़े नुकसान का बाइस बनता है। और उन्होंने इससे भी इल्ज़ाम को भी टुकरा दिया कि स्ट्रेचर्स थे, तमाम गाड़ियों में स्ट्रेचर्स भी थे। मैंने उनसे सवाल पूछा कि क्या 2 मिनट बाद ही आपकी गाड़ी का जो पानी वाली गाड़ियाँ उनका पानी ख़त्म हो गया था? तो उनका कहना था ये बिल्कुल 2 मिनट बाद भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आग को देखा जाता है कि किस लेवल की, कहते हैं कि बहुत बड़े लेवल की आग थी और हमें बहुत हैवी जो है इसका प्रेशर देना पड़ता है। नासिर, ये एक छोटी सी बात 2 मिनट बाद उस पर हम बात करेंगे। क्यों तशद्दुद का निशाना बनाया गया, ऐसी क्या बात हो गई थी? 6 मिनट में तो वो पहुंच गए थे वहां पर। मैंने ये तर्जुमान से पूछा कि आखिर ऐसा क्या मामला हुआ, तो उनका ये कहना था कि मुझे अमले की जानिब से ये बताया गया
कि हम अच्छा, अमले की जानिब से सब कुछ बताया गया। नासिर हाशमी, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे सारी सूरत हाल से। हमारे साथ अब्दुल रहमान साहब मौजूद हैं, डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1112 के। सर, इल्जाम ये है अहले खाना की तरफ से 5 लड़कियां एक घर में झुलस कर जाँ बाक हो गई। वो ये कहते हैं कि 5 घंटे ताखीर से रेस्क्यू 1112 वहां पर पहुंची। सूरत हाल है क्या? अब आपका इस पर रद्द अमल क्या है इदारे का? इस सिलसिले में मैं आपको बताता चलूं कि तकरीबन 12:38 पे हमारे कमांड एंड कंट्रोल रूम में कॉल रिसीव हुई है फायर इमरजेंसी की। इमीडिएटली हमारी गाड़ियां जो हैं वो मूव हुई हैं और तकरीबन 8 मिनट के रिस्पांस टाइम के साथ जो है वो पहली गाड़ी हमारी वहां पे ऑन लोकेशन हुई है। सही। जब हमारा स्टाफ ऑन लोकेशन हुआ है तो उस वक्त फुल ब्लोन फायर थी, यानी कि इसके ग्राउंड फ्लोर पे और फर्स्ट फ्लोर से जो फायर है इसकी खिड़कियों से बाहर आ रही थी, यानी कि फुल ब्लोन जो है मैसिव फायर थी। इमीडिएटली जो है वो फायर फाइटिंग शुरू की गई और दूसरी गाड़ियों को बुलाया गया। तो मीनवाइल जो है वो तकरीबन हमने इस इंसिडेंट में जो है वो 9 फायर टेंडर्स जो हैं वो इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। इसके अलावा एम्बुलेंसेज, स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स और स्टाफ तकरीबन मोर देन 70 स्टाफ जो है वो उसने फायर फाइटिंग में। लेकिन एक और सर डॉक्टर साहब, वो जो बात सामने आ रही है वो ये कहा जा रहा है, आप ही के स्पोक्स पर्सन है रेस्क्यू 1112 के, वो ये कह रहे हैं कि हम वहां पर 6 मिनट पहले पहुंच गए, वहां पर पहुंचे तो हम पर तशद्दुद किया गया, उसकी वजह से वापस चले गए, फिर वापस आए। वो तो इस तरह के स्टेटमेंट्स हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि जब हम इंसिडेंट साइट पे पहुंचा है स्टाफ हमारा, तो उस वक्त ये लोग जो है वो बहुत ज्यादा मतलब हाइपर हुए हुए थे, बहुत ज्यादा ये इंटरफियर किया इन्होंने एक्टिविटी में, और जिसकी वजह से भी हमें काफी प्रॉब्लम, इवन हमारे लड़कों पे तशद्दुद भी किया गया, हमारे ऑफिसर्स पे, मेरे स्टाफ पे तशद्दुद भी किया गया। इवन देन हम जो है वो काम करते रहे। हमने, हमारी पूरी कोशिश थी कि जो फायर है इसको जल्द अज जल्द बुझाया जाए, क्योंकि लोगों का जो रिएक्शन है वो ऑफकोर्स नेचुरल है। जब एक घर जल रहा होगा, फुल ब्लोन फायर होगी, तो ये एक नेचुरल सी बात है कि उन्होंने लोग अंदर ट्रैप्ड होंगे, वो उसमें करना है, उसमें उन्होंने एहतजाज करना है या उन्होंने वो इस तरह के करना है, एक्टिविटीज करनी है। तो इवन नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ इंटरफेयर उन्होंने किया, आपने इंटरफेरेंस करने से मना किया, इस वजह से आपस में तमाम ये तसादुम हुआ। वो तो ये कह रहे हैं कि आप लोग लेट पहुंचे वहां पर, उनका इल्जाम ये है, वो कहते हैं कि हम FIR भी लॉन्च करवाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। आप बेशक इस सिलसिले में इंक्वायरी मैं खुद भी पहले कर चुका हूँ और मैंने खुद सारा कुछ कंफर्म कर लिया है ट्रैकिंग सिस्टम के जरिए से। हमारी गाड़ियां 8 से 10 मिनट के रिस्पांस टाइम के साथ वहां पे पहुंच चुकी थी और उन्होंने जो है वो डॉक्टर साहब, इल्जाम ये भी है कि पानी भी खत्म हो गया आपके पास। आप कह रहे हैं कि पता नहीं 6 या 7 या 9 वाटर बाउजर्स थे आपके पास, लेकिन पानी उनमें खत्म हो गया। ये फिर इसका जिम्मेदार कौन रहा? जो हमारे पहले जो 2 फायर टेंडर्स वहां पे पहुंचे हैं, ऑफकोर्स जब उन्होंने फायर फाइटिंग की है तो तकरीबन आधे घंटे के बाद वो उनका वो टैंक जो है वो खाली हुआ है और मीनवाइल पीछे से स्पोर्ट फौरन ही आ गई थी। दूसरे फायर टेंडर्स हमने मूव कर दिए थे, तो इसमें कोई इतना बड़ी बात नहीं है। थिकली पॉपुलेटेड एरिया है, जब फायर फाइटिंग करेंगे तो फायर टेंडर्स जो हैं वो खाली भी तो होंगे। अच्छा, नासिर हाशमी वो कह रहे हैं थिकली पॉपुलेटेड एरिया है, वहां पर फायर फाइटिंग हम करने गए, जब हम वहां पर पहुंचे तो आग तो पूरी भड़क उठी थी, नीचे ऊपर हर जगह आग लगी हुई थी। आप कुछ पूछना चाहेंगे? हमारे साथ अब्दुल रहमान साहब मौजूद हैं। जी बिल्कुल, मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा कि अगर ये 6 से, इनके तर्जुमान तो कह रहे हैं कि वो 6 मिनट में पहुँचे, ये कह रहे हैं हम 8 मिनट में पहुँचे। अगर ये टाइम पे पहुँच गए हैं तो फिर लोग गुस्से में क्यों थे? लोगों ने इनको तशद्दुद का निशाना क्यों बनाया? अगर ये टाइम पर थे और अपने जो रिस्पॉन्ड टाइम है तो फिर लोगों की तरफ से इनफैक्ट देखें, मैं इस सिलसिले में यही कहूँगा कि इन्होंने जब हमारी पहली गाड़ी वहां पे पहुंची है तो वो फुल ब्लोन फायर थी। मैंने इवन जो स्टाफ है उससे भी मैंने उनका जो है वो इंटरव्यू लिया है। उन्होंने कहा है कि जो आपका बाहर वाला जो दरवाजा है वहां भी नहीं खड़ा हुआ जा सकता था, इतनी ज्यादा फुल ब्लोन फायर। डॉक्टर साहब, 8 मिनट में आप लोग वहां पर पहुंच गए, उससे थोड़ा पहले आग लगी होगी जब आपको बताया होगा उन्होंने फोन करके। 8 मिनट के अंदर फुल ब्लोन फायर, नीचे वाला पोर्शन भी जल गया, ऊपर वाला भी जल चुका था, बाहर खड़ा नहीं था हुआ जा रहा, सिर्फ 8 मिनट के अंदर ही सब कुछ हो जाता है। इनफैक्ट मैं इस सिलसिले में यही कहूंगा कि इनको खुद नहीं पता चला कि फायर कब जो है वो इरप्ट हुई है। जब फुल ब्लोन फायर हो गई है तो तब इन्होंने हमें कॉल की है।
बहुत शुक्रिया। आप डॉक्टर अब्दुल रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे। नासिर हाशमी हमें अपडेट कर रहे थे। अफसोस था, ये बहुत वाकया है कि रावलपिंडी में एक घर में ये आतिशबाजी का वाकया पेश आया और एक लड़की जिसकी 2 दिन बाद शादी थी उस समेत 5 खवातीन इस वाकये में झुलस कर जाँ बहक हुई। एक ब्रेक लेते हैं, पब्लिक न्यूज़ रूम में वापस आएंगे कुछ और खबरों के साथ। पब्लिक न्यूज़ रूम देखते रहिए।